हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द डिजिटल ओशियंस पर। आज हम लोग वीडियो करने जा रहे हैं रिएक्ट जेएस इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स के ऊपर। अपना वेब डिजाइनिंग में क्या है, हमने कंप्लीट कर लिया है HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट, jQuery। काफी लोग उसे पसंद भी कर रहे हैं। तो ये अपनी वीडियो होने वाली है रिएक्ट जेएस के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, रिएक्ट जेएस में जो आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कुछ इस तरीके से पूछे जाते हैं। रिएक्ट के बेसिक्स इन द सेंस कि JSX क्या है, डॉम क्या है, रिएक्ट के फीचर्स, ये इसके कुछ बेसिक्स हो गए। उसके बाद कंपोनेंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हुक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इवेंट से रिलेटेड, और फिर फाइनली रीडर्स। तो इन कैटेगरी में आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए डिटेल में देखते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज रिएक्ट जेएस। ये क्या है ना, ये बेसिक क्वेश्चन है। ये कुछ कंपनी आपसे पूछेगी, कुछ नहीं भी पूछेगी, लेकिन आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए क्योंकि बेसिक है। रिएक्ट जेएस क्या है? रिएक्ट जेएस जो है ये जावास्क्रिप्ट की बहुत पॉपुलर लाइब्रेरी है जिसकी डिमांड इस वक्त बहुत ज्यादा है मार्केट। और ये जो है कि ओपन सोर्स लाइब्रेरी है। ओपन सोर्स का मतलब है फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री में रिएक्ट जेएस को कमर्शियली भी यूज किया जा सकता है। ये कंपोनेंट बेस्ड लाइब्रेरी है। रिएक्ट जेएस में क्या होता है कि जो भी हम डिजाइन बनाते हैं वो कंपोनेंट में बनाते हैं, टुकड़ों में बनाते हैं। इसको आगे हम डिटेल में समझेंगे। और रिएक्ट जो है जेएस जो है ये फेसबुक की डेवलपर कम्युनिटी इसको रन करती है। रिएक्ट जेएस जो है फेसबुक वालों ने डेवलप किया है। और ये जो है सबसे पहले मई 2013 में आया था। अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जाने तो जॉर्डन वॉक ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है फेसबुक के, जिन्होंने रिएक्ट को डेवलप किया। ये सोचकर, उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि भाई PHP के लिए ना मैं कंपोनेंट बेस्ड कुछ डिजाइन बनाना चाहता हूँ। सभी क्या है, HTML में हम PHP लिखते हैं, तो वो चाहते थे HTML के कुछ टुकड़े कर दिए जाएं और फिर उसके साथ हम PHP यूज करें। XHP इन्होंने नाम सोचा, HTML कंपोनेंट फ्रेमवर्क फॉर PHP। मतलब इन्होंने ये सोच के इसको डेवलप किया था। उसके बाद इंस्टाग्राम ने जब रिएक्ट जेएस को यूज किया तो ये क्या है, अपना कॉर्पोरेट में काफी ज्यादा पीक पकड़ लिया रिएक्ट जेएस ने। पहले इतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन जैसे ही इंस्टाग्राम इस पर बना तो ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो गया। तो ये इसकी एक छोटी सी हिस्ट्री थी कि भाई फेसबुक के डेवलपर जॉर्डन वॉक ने इसको डेवलप किया, ये सोचकर कि मैं PHP के लिए HTML कंपोनेंट फ्रेमवर्क डेवलप करूं ताकि और इजी हो जाए काम करना। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिएक्ट जेएस। आपको बहुत ही ना शॉर्ट वे में समझाना होगा सामने वाले को। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ो तो एक पूरी डेफिनेशन एकदम एज इट इज इंग्लिश में सुना दो, उसे नहीं। आपको सामने वाले को समझाना बहुत शॉर्ट वे में, ज्यादा टाइम नहीं लेना है उसका। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, एडवांटेजेस ऑफ रिएक्ट और व्हाई शुड वी यूज रिएक्ट। देखो, कोई सीधा टू द पॉइंट आपसे पूछ लेगा कि भाई रिएक्ट के एडवांटेजेस बता दो, और कोई इस तरीके से पूछेगा कि हमें रिएक्ट क्यों यूज करनी चाहिए अपने प्रोजेक्ट में। तो दोनों सेम ही क्वेश्चन है, तो देखो क्यों यूज करनी चाहिए। इसके नंबर ऑफ एडवांटेजेस हैं। सबसे पहला, रिएक्ट जेएस जो है ये वर्चुअल डॉम यूज करता है।
जिसकी वजह से वेबसाइट की परफॉर्मेंस, मतलब रिएक्ट में जो भी वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन बनी है उसकी परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। तो पहला रीज़न ये है इसको यूज करने का। दूसरा, इसकी कम्युनिटी काफ़ी लार्ज है। कम्युनिटी लार्ज होने से क्या होता है कि अगर हमारा कोई भी क्वेश्चनिंग है या कोई डाउट है या कुछ भी हम सर्च करेंगे ना, वो हमें इजीली मिल जाएगा। ये बेनिफिट है लार्ज कम्युनिटी का, सपोर्ट मिल जाएगा जल्दी। रिएक्ट मेक्स कोड रीयूजेबल। रिएक्ट को हमें इसलिए यूज करना चाहिए क्योंकि ये हमारे डिजाइन को, हमारे कोड को रीयूजेबल बनाता है उस प्रोजेक्ट में और अक्रॉस प्रोजेक्ट में, दूसरे प्रोजेक्ट के लिए। मतलब इसमें हम इस तरीके से डिजाइन करते हैं कि वो कोड मेरे प्रोजेक्ट में तो यूज हो और दूसरे प्रोजेक्ट में अगर मुझे वो डिजाइन यूज करना हो तो आसानी से यूज कर सकते। तो ये हमारे कोड को रीयूजेबल बनाता है। गारंटीज क्विक रेंडरिंग, ये अपने फर्स्ट वाले पॉइंट से रिलेट करता है कि भाई फास्ट रेंडरिंग, मतलब जल्द से जल्द वेबसाइट लोड कर देगा। द अवेलेबिलिटी ऑफ अ स्क्रिप्ट फॉर डेवलपिंग मोबाइल एप्स। देखो, अगर आपको रिएक्ट की नॉलेज है तो इन फ्यूचर अगर आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो रिएक्ट नेटिव कर सकते हैं। ये इस पॉइंट का मतलब है कि आप रिएक्ट से सिर्फ वेबसाइट नहीं, उससे मोबाइल ऐप भी बना सकते हैं। ये इसका फीचर है। उसके बाद रिएक्ट मेक्स आवर कोड सिंपलर एंड मैनेजेबल। सही बात है। रिएक्ट में जो हम कोड लिखते हैं ना, काफी सिंपल होता है और इजी टू मैनेज होता है, क्योंकि हम इसमें एक ही जगह पे सारा कोड नहीं लिखते। इसमें हम कोड के छोटे छोटे टुकड़े बनाकर लिखते हैं जिनको हम कंपोनेंट बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या है, उसको आसानी से मैनेज किया जा सकता है। React offers various extensions for entire application architectural support such as Flux। React में क्या है, बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, एक्सटेंशंस हैं, जिसकी वजह से React जो है काफ़ी ज़्यादा स्केल किया जा सकता है, काफ़ी ज़्यादा फीचर्स एड ऑन किए जा सकते हैं। जैसे कि इसका फ्लक्स है, Redux सागा है, React नेटिव है। तो ये कुछ एडवांटेजेस है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से हमें React यूज करना चाहिए। और एक पॉइंट और अपनी तरफ से आप ऐड कर सकते हो कि जी React इस वक्त मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, तो ये भी एक रीज़न है कि हमें React यूज करना चाहिए, अपने डिज़ाइन को अपडेटेड रखना है, अप टू मार्केट रखना है। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि भाई React JS के फीचर्स बता दो। ये कौन कौन से React JS में फीचर्स है। सबसे पहला फीचर जो है इसका वर्चुअल डॉम। वर्चुअल डॉम क्या होता है, इसमें देखो मैंने थोड़ी सी डेफिनेशन लिखी है, बाकी डिटेल अभी हम आगे देखेंगे। वर्चुअल डॉम जो है रिएक्ट का लाइट वेट वर्जन होता है रियल डॉम का। जो हमारा रियल डॉम बनता है, जब वेबसाइट हमारी लोड होती है, HTML का जो ट्री स्ट्रक्चर बनता है उसको हम डॉम बोलते हैं। उसी का ना ये एक लाइट वेट वर्जन क्रिएट कर देता है, एक शैडो टाइप, एक लाइट वेट वर्जन क्रिएट कर दिया, उसको बोलते हैं वर्चुअल डॉम। ये इसलिए करता है ऐसा ताकि परफॉर्मेंस, इसका जो डेप्थ है ना वो आगे आप समझेंगे। वर्चुअल डॉम अब क्या है, वर्चुअल डॉम सीधा सीधा कह सकते हैं ओरिजिनल डॉम की एक कॉपी, जिसको हम वर्चुअल डॉम बोलते हैं। और रिएक्ट वर्चुअल डॉम इसलिए यूज करता है ताकि परफॉर्मेंस अच्छी हो। ये इसका शॉर्ट है, डिटेल आप अभी आगे देखें। JSX, JSX की फुल फॉर्म है जावास्क्रिप्ट एंड XML। JSX का सिंपल सा मीनिंग ये है कि HTML और जावास्क्रिप्ट को मिक्स करके लिखना। ये फैसिलिटी जो है हमें JSX प्रोवाइड करता है। जैसे आप यहाँ एग्जांपल देखिए, हमने लिखा कांस्टेंट नेम द डिजिटल ओशियंस, कांस्टेंट एलिमेंट h1 हेलो कर्ली ब्रेसिस नेम। ये जो लिखा ना, ये असल में है JSX। JSX क्या है, हमें अलाउ करता है कि आप HTML और जावास्क्रिप्ट को मिक्स करके लिख सकते हैं। ये हो गया अपना JSX। उसके बाद आपका थर्ड नंबर फीचर है डेटा बाइंडिंग। डेटा बाइंडिंग क्या है, तो देखो, डेटा बाइंडिंग इज द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग द व्यू एलिमेंट और यूजर इंटरफेस विद डेटा। डेटा बाइंडिंग में क्या है कि जो हमारा डेटा है वो
हमारे डिजाइन से कनेक्टेड होना, इस प्रोसेस को बोला जाता है डेटा बाइंडिंग। और रिएक्ट जेएस जो है ये वन वे डेटा बाइंडिंग यूज करता है। वन वे डेटा बाइंडिंग का मतलब होता है पेरेंट से चाइल्ड की तरफ डेटा को पास करना। डेटा फ्लो फ्रॉम पेरेंट टू द चाइल्ड, इट इज आल्सो नोन एज यूनिडायरेक्शनल। मतलब डेटा बाइंडिंग का मतलब समझ रहे कि जो भी हमारा डिजाइन दिख रहा है वो और डेटा, उसके बीच की जो कनेक्टिविटी है, जैसे हमारे रिएक्ट में क्या होता है स्टेट, आप कह सकते हैं इनपुट बटन बनाया और एक स्टेट बनाया, उन दोनों के बीच की जो कनेक्टिविटी है उसको बोला जाता है डेटा बाइंडिंग। ऐसे ही ये क्या है यूनी डायरेक्शनल है या वन वे है। वन वे का मतलब पेरेंट से चाइल्ड पर हम कोई डेटा भेज रहे हैं, मतलब डेटा एक फ्लो में एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, उस चीज को बोला जाता है वन वे डेटा बाइंडिंग। उसके बाद है आपका कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स क्या है कि जो आप डिजाइन बना रहे हो उसके छोटे छोटे पीसेस बनाना, टुकड़े करना, उसको बोलते हैं कंपोनेंट्स। ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा डिजाइन रीयूजेबल बने और इजी टू मैनेज हो। प्रोप्स का सिंपल सा मीनिंग है कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पे डेटा को भेजना, जैसे कि हम फंक्शन में आर्गुमेंट का यूज करते हैं, उसी तरीके से प्रोप्स होता है रिएक्ट। स्टेट जो है ये ऑब्जेक्ट के तरीके, ऑब्जेक्ट जैसा होता है जिसमें आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं। डिबगिंग का मतलब है कि रिएक्ट में आप आसानी से अपने कोड को चेक कर सकते हो, डिबग कर सकते हो। एक्सटेंशंस, इसमें बहुत सारे एक्सटेंशंस हैं जिसका यूज करके हम अपनी एप्लीकेशन को और स्केलेबल और काफी ज्यादा अच्छा बना सकते हैं। जैसे कि कुछ एक्सटेंशंस हैं आपकी फ्लक्स, रिडक्स, रिडक्स सागा, रिडक्स थंक एंड नंबर ऑफ। तो ये हो गया आपका रिएक्ट जेएस के फीचर्स। फोर्थ क्वेश्चन है आपका रिएक्ट वर्सेस एंगुलर। ये कोई कोई पूछता है, कोई नहीं भी पूछता, और काफी ज्यादा ना डिबेट है इनके बीच में कि जी ये करें यूज या ये करें, कौन सा पढ़े, कौन सा सही है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला डिफरेंस कि रिएक्ट जो है वो लाइब्रेरी है और एंगुलर जो है वो फ्रेमवर्क है। मतलब अगर इसको शॉर्ट वे में समझाने की कोशिश करता हूं मैं, लाइब्रेरी जो है फ्रेमवर्क से काफी ज्यादा छोटी होती है कोड में, मतलब लाइब्रेरी का जो कोड है वो काफी ज्यादा कम होता है एज कम्पेयर टू फ्रेमवर्क, पहला। दूसरा, फ्रेमवर्क के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, लाइब्रेरी में ऐसा कुछ नहीं होता। तो आप कह सकते हो कहीं ना कहीं कि अगर आपको इंटरप्राइज या कोई बड़ी एप्लीकेशंस बनानी है तो एंगुलर सुटेबल है, और अगर कोई मतलब ठीक है मीडियम स्केल बनानी है तो रिएक्ट ठीक है। मतलब होता है ना कि अगर आपको कुछ रूल्स रेगुलेशन से कुछ ज्यादा देखने है तब तो आप एंगुलर पे जाओ, अगर आपको क्विक जल्दी बनाना है तो रिएक्ट। दोनों ही पॉपुलर है। देखो ऐसा मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई बड़ी वेबसाइट्स या फिर रूल्स रेगुलेशन है तो एंगुलर अच्छा होगा, नहीं, दोनों पॉपुलर है। आप दोनों में से जो कर रहे हो वो अच्छा। सेकंड जो है, रिएक्ट को फेसबुक वालों ने डेवलप किया है और एंगुलर को गूगल वालों ने किया है। रिएक्ट में वन वे डेटा बाइंडिंग है, लेकिन इसमें क्या है, बट सपोर्ट्स टू वे डेटा बाइंडिंग विद रिएक्ट लिंक। रियल में वन वे डेटा बाइंडिंग है रिएक्ट में, लेकिन हम टू वे भी जबरदस्ती कर सकते हैं रिएक्ट लिंक का यूज करके। और एंगुलर में बाय डिफॉल्ट टू वे डेटा बाइंडिंग होती है। रिएक्ट को करने के लिए आपको जावास्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए और एंगुलर को करने के लिए आपको टाइप स्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए। और टाइप स्क्रिप्ट भी क्या है, अगर आपको जावास्क्रिप्ट आती है तो आप टाइप स्क्रिप्ट आसानी से सीख सकते हैं। मेन जो रूट है वो जावास्क्रिप्ट, अगर जावास्क्रिप्ट आपको सही से आती है तो आप टाइप स्क्रिप्ट आसानी से सीख सकते हैं, रिएक्ट आसानी से सीख सकते हैं, एंगुलर को आसानी से सीख सकते हैं। मेन जो रूट है वो है जावास्क्रिप्ट। उसके बाद नीड एडिशनल टूल्स फॉर डिपेंडेंसी इंजेक्शन। रिएक्ट में डिपेंडेंसी इंजेक्शन जैसा कोई फीचर नहीं है, उसके लिए एडिशनल टूल की जरूरत पड़ती है, जबकि एंगुलर में ऑटोमेटिक डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता है।
उसके बाद है इजी टू लर्न, टेक मोर टाइम टू अंडरस्टैंड। भाई रिएक्ट को अगर एज ए कोई बिगिनर है, उसको अगर करना है कि भाई दोनों में से कौन सा चूज करे, तो मैं यही कहूंगा कि आप रिएक्ट चूज करें, क्योंकि रिएक्ट क्या है ना, वो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। और रिएक्ट अगर आपको समझ में आ गई, उसके बाद अगर आप एंगुलर करते हैं तो वो ज्यादा आसान हो जाएगा फिर आपके लिए समझना, क्योंकि एंगुलर क्या है, एक फ्रेमवर्क है। उसको समझने से अच्छे से समझने के लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम देना होगा एज कंपेयर टू रिएक्ट। तो ये कुछ डिफरेंस थे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे नंबर ऑफ और डिफरेंस है, तो ये जो मेरे समझ में आया कि भाई छोटा छोटा जो इजीली आपको समझ में आ सके, वो डिफरेंस मैंने आपको बताया। आप इतना ही बता देंगे इनफ है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अब ये क्वेश्चन आ गया हमारा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्चुअल डॉम। यहाँ पे क्या है ना, आपको वर्चुअल डॉम के बारे में डेप्थ में बताना होगा, मतलब अच्छे से बताना होगा कि भाई क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या नहीं। जैसे कि मैंने बताया था पहले भी, वर्चुअल डॉम जैसे इसमें लिखा, देखो रिएक्ट जेएस creates a copy of the DOM which is called virtual DOM। तो भाई रिएक्ट जेएस जो है ओरिजिनल डॉम की एक कॉपी क्रिएट करता है, जिसको हम वर्चुअल डॉम बोलते हैं। रिएक्ट जेएस नेवर अपडेट्स द ओरिजिनल डॉम। रिएक्ट जेएस जो है कभी भी ओरिजिनल डॉम को डायरेक्ट अपडेट नहीं करता। In the virtual DOM tree, each element is represented by a node। वर्चुअल डोम में क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट को नोड के तरीके से जाना जाता है कि ये नोड है, ट्री का एक नोड है। A new virtual DOM tree will be created when the element state change। देखो मैं ऐसे मोटा मोटा समझा देता हूँ, डेफिनेशन पूरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। होता क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, मेन वो समझाना है आपको। जैसे हमारा पेज लोड होता है, तो वो HTML का एक ट्री स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, डॉम क्रिएट करता है, जावास्क्रिप्ट में भी आप देखते हैं। तो वो जो डॉम क्रिएट करता है वो हो गया आपका रियल डॉम। रिएक्ट क्या करता है, उसने रियल डॉम की एक कॉपी क्रिएट कर लेता है, जिसको हमने बोल दिया वर्चुअल डॉम। अब इस वर्चुअल डॉम का क्या मतलब है, क्यों बनाया इसे। अब देखो क्या है कि रिएक्ट में आपने कोई भी डेटा चेंज करा, कोई भी स्टेट चेंज करा, स्टेट हम बनाते हैं ना डेटा रखने के लिए, हमने वो चेंज कर दिया। ये क्या करेगा, जैसे आपने कोई डेटा चेंज किया ना, एक और वर्चुअल डॉम क्रिएट कर देगा। एक देखो इसने ओरिजिनल का एक कर रखा था, अब ये क्या करेगा, एक और कर देगा। फिर हम मान लो आपने दूसरा डेटा चेंज करा, तो ये एक और कर देगा। मतलब आप जितनी बार डेटा चेंज करते हैं, ये उतने टाइम एक नया डॉम क्रिएट कर देता है। ऐसा क्यों करता है, देखो आपने क्या करा, एक डेटा चेंज करा और इसके पास एक पहले से कॉपी थी जिसमें डेटा चेंज नहीं था, तो ये कंपेयर करता है जिसमें डेटा चेंज नहीं था वो, और जो आपने डेटा चेंज किया वो कंपेयर करके देखता है कि अच्छा कहाँ चेंज हुआ है। फिर फाइनली देखता है कि ये चेंज हुआ है, तो वो चेंज करता है वर्चुअल डॉम, और उसके बाद ये चेंज करता है रियल डॉम में। तो ये जो कंपैरिजन होता है ना कि भाई यहाँ चेंज हुआ है, यहाँ चेंज नहीं हुआ है, उसके बाद कितनी जल्दी मैं उसको अपडेट कर सकता हूँ, ये काम जो करता है, ये काम करता है रिएक्ट जेएस का डिफिंग एल्गोरिथम। इस डिफिंग एल्गोरिथम का काम है कंपेयर करना वर्चुअल डॉम ट्री जो है वो, और जो आपने स्टेट चेंज किया है वो, उन दोनों कंपैरिजन करना कि रियल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। ये कौन करता है, डिफिंग एल्गोरिथम। देखो इसके स्टेप्स को एक बारी और अच्छे समझते हैं। फर्स्ट, रिएक्ट जेएस क्रिएट्स ए कॉपी ऑफ द ओरिजिनल डॉम। सबसे पहला काम है रिएक्ट जेएस ओरिजिनल डॉम की एक कॉपी क्रिएट करता है, जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल डॉम। उसके बाद नेक्स्ट, इफ देयर इज ए स्टेट अपडेट ऑफ एन एलिमेंट ए न्यू वर्चुअल डॉम इज क्रिएटेड। अगर कोई स्टेट अपडेट हुआ तो ये एक और वर्चुअल डॉम क्रिएट कर देगा। थर्ड स्टेप होता है the diffing algorithm identify the difference of the change। In this case, a subtree from the change node has been identified the diff। थर्ड स्टेप ये होता है, वो डिफिंग एल्गोरिथम देखेगा जाके कि क्या कोई स्टेट चेंज हुआ है, अगर हुआ है तो क्या पॉसिबिलिटी है इसको जल्दी से जल्दी
अपडेट करने की। रिएक्ट देखो डिफिंग एल्गोरिथम का मेन काम था कंपैरिजन करना। फिर लास्ट में क्या करता है रिएक्ट जेएस बैच अपडेट करता है। बैच अपडेट का मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपने एक डेटा चेंज किया ये तुरंत जाके कंपेयर करेगा री रेंडर कर देगा, नहीं ऐसा नहीं करता। आपने एक स्टेट किया ठीक है थोड़ा वेट करेगा, फिर देखा आपने तुरंत दूसरा स्टेट कर दिया ठीक है थोड़ा और वेट करेगा। मतलब ये देखता है कि अच्छा आपने तुरंत तुरंत 2-3 स्टेट चेंज कर दिए तो वो लास्ट फाइनल देखता है कि अच्छा 3 स्टेट चेंज हो गए, तब जाके ये तीनों स्टेट को एक साथ अपडेट कर देगा। इस चीज को बोलते हैं बैच अपडेट। सिंपल वे में अगर आप कहो बैच अपडेट का मतलब है ग्रुप अपडेट। ये एक एक करके अपडेट नहीं करता कि एक अपडेट के तुरंत कर दो, नहीं नहीं, ग्रुप वाइज अपडेट करता है ताकि परफॉर्मेंस सही रहे। तो ये ना इसके कुछ स्टेप है। इसमें देखो लास्ट है द मैकेनिज्म टू डिफ ट्री विद अनदर टू डिटरमाइन विच पार्ट्स नीड टू बी चेंज्ड एंड अपडेट द ओरिजिनल डॉम विद इट इज कॉल्ड रिकंसिलेशन। जो ये काम है ना कि कंपैरिजन करना और कंपैरिजन करके फिर ओरिजिनल डॉम में चेंज करना, उसको हम बोलते हैं रिकंसिलेशन। और रिएक्ट जेएस जो है यूज करता है रिकंसिलेशन इंजन जिसका नाम है फाइबर, जो कि रिएक्ट 16 के बाद आया था। तो देखो ये क्या है ना, ये जो क्वेश्चंस हैं उनको समझने के लिए आपको एक बार दो बार तीन बार पढ़ना होगा, तब जाके आपको समझ में आएगा असल में अच्छा ये चीज है, तब आप उसको समझाओगे इंटरव्यू में। पहले आपको मतलब इसकी प्रिपरेशन के लिए ना आपको चीजों को बार बार पढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही बार वीडियो देखी आपको समझ में आ गई। आप इसको 2 बार देखो 3 बार देखो अच्छे से समझो, उसके बाद जाके इंटरव्यू देखिए। आई होप कि आपको समझ में आया हो। मेन आपको देखो ये स्टेप समझने हैं, ये स्टेप्स अगर आप समझ गए ना आपको वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो वर्चुअल डॉम से रिलेटेड है कि डिफरेंस बिटवीन वर्चुअल डॉम एंड रियल डॉम। जी वर्चुअल डॉम और रियल डॉम में क्या अंतर है? तो सीधा सा अंतर है, रियल डॉम क्या है? When the browser loads the web page, it is created a key structure of HTML code। तो भाई जब भी वेबसाइट और ब्राउजर पे हमारी वेबसाइट लोड होती है, उसका जो ट्री स्ट्रक्चर क्रिएट होता है वो हमारा रियल डॉम होता है, जिसको हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल बोलते हैं। और रियल डॉम क्या है, जब जावास्क्रिप्ट में हम काम करते हैं ना, गेट एलिमेंट बाय आईडी डॉट इनर एचटीएमएल, ये रियल डॉम पे काम करते हैं सारे मेथड्स। जो कि कहीं ना कहीं जो रियल डॉम पे काम करते हैं ना, वो बार बार अगर चेंज कर रहे हैं तो ये बार बार री रेंडर करता है हमारे पूरे एचटीएमएल स्ट्रक्चर को। मान लो आपने क्या करा, एचटीएमएल में गेट एलिमेंट बाय आईडी करके किसी पैराग्राफ का डेटा चेंज कर दिया, तो ये क्या करेगा, वो चेंज किया ना पूरे एचटीएमएल को दोबारा रिलोड करेगा आपको चेंज दिखाने के लिए, देखो जी चेंज हो गया। रिएक्ट में ऐसा नहीं होता। रिएक्ट में क्या करता है, वो सिर्फ उतना ही करेगा जितना आपने चेंज किया, पूरा रिलोड नहीं करेगा। वर्चुअल डॉम में क्या है, जैसे मैंने बताया, इट इज द कॉपी ऑफ द रियल डॉम। इट डज नॉट चेंज द एचटीएमएल कोड डायरेक्टली। ये एचटीएमएल कोड को डायरेक्टली चेंज नहीं करता है, ये वर्चुअल डॉम में चेंजेस करता है और फिर फाइनली बैच वाइज अपडेट करता है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस हमारी एज कम्पेयर टू रियल डॉम अच्छी होती है। तो ये डिफरेंस हो गया इन दोनों के बीच में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ JSX? जैसे कि देखो रिएक्ट जेएस के फीचर्स अगर आपको पता है तो ये सारे क्वेश्चन तो ऐसे ही पता हो जाएंगे, लेकिन अगर फिर भी डेप्थ में है तो आप ऐसे डेप्थ में समझा सकते हैं। JSX stands for JavaScript and XML. It is an extension syntax used to React to easily write HTML और JavaScript together। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जी जावास्क्रिप्ट की फुल फॉर्म तो JavaScript and XML है, और इसका सीधा सा पर्पस ये होता है कि हम HTML और JavaScript को एक साथ आसानी से लिख सकें। जैसे कि देखो यहाँ लिखा हुआ है एग्जाम्पल, हाँ इसमें एक लाइन मिस कर दी मैंने, वो प्रिंट कराने वाली जो ऊपर लिखी हुई। कोई नहीं, दिस इज सिंपल JSX code in React, but the browser does not understand the JSX because it's not valid JavaScript code. This is because we are assigning HTML tag to a variable that is not string but just HTML code. So to convert it to browser understandable JavaScript, we use tool like Babel. देखो है क्या, हमने ऐसे लिखा, हमने क्या करा, एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल के अंदर हमने
ये रख दिया। अब ब्राउजर को समझ में थोड़ी आएगा कि क्या है ये, ब्राउजर को जीएसएक्स समझ में नहीं आता भाई। वो जीएसएक्स समझने के लिए क्या होता है, बेबल टूल है। ये बेबल टूल जो है आपके जीएसएक्स को इस तरीके से कंपाइल करता है कि ब्राउजर उसको आसानी से समझ सके। बेबल जो है जावास्क्रिप्ट का कंपाइलर है, आपका रिएक्ट में यूज किया जाता है ताकि जीएसएक्स ब्राउजर जो है जीएसएक्स को आसानी से समझ सके। तो ये हो गया आपका JSX। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई इज रिएक्ट वाइडली यूज्ड टुडे। ये वही बात होगी ना, एडवांटेजेस वाली बात हो गई जिसको घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है कि रिएक्ट इस वक्त क्यों ज्यादा यूज किया जा रहा है। सबसे पहला रीजन, इसको आसानी से सीखा जा सकता है। सेकंड रीजन, अच्छी लाइब्रेरी है इसकी। थर्ड रीजन, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, क्योंकि काफी इजी है सीखना और ओपन सोर्स है, अच्छी लाइब्रेरीज है, तो प्रोडक्टिविटी कहीं ना कहीं इंक्रीज होती है क्योंकि इसमें छोटे छोटे कोड लिखे जाते हैं तो आसानी से मैनेज हो जाता है। वर्चुअल डोम होता है जिससे कि परफॉर्मेंस काफी अच्छी होती है हमारी। टेस्टिंग इसमें आसानी से हो जाती है क्योंकि कंपोनेंट वाइज कोड होता है तो कंपोनेंट को चेक करना होता है। इजी टू स्केल है, ये आसानी से इसको स्केल किया जा सकता है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट है। रिएक्ट है, इसमें हम भरोसा कर सकते हैं क्योंकि काफी ज्यादा बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो रिएक्ट को यूज कर रहे हैं इस वक्त, जैसे कि आपका इंस्टाग्राम है, नेटफ्लिक्स है और नंबर ऑफ वेबसाइट्स हैं जो रिएक्ट को यूज कर रही हैं। और रिएक्ट नेटिव, अगर आप रिएक्ट जानते हैं तो रिएक्ट नेटिव कर सकते हैं जिससे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट किया जा सकता है। ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से रिएक्ट जो है इस वक्त बहुत ज्यादा यूज किया जा रहा है और पॉपुलर है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कुछ ES6 के फीचर्स बता दो जो रिएक्ट में बहुत ज्यादा यूज करे जाते हैं। सही बात है। अब रिएक्ट के सिंटेक्स देखोगे ना, थोड़े हाईली है, मतलब नॉर्मल नहीं है, थोड़े अलग थलग से उसमें कुछ सिंटेक्स लिखे गए हैं। तो ES6 अगर आप जानते हो ना, जावास्क्रिप्ट का ES6 अगर आप पढ़ा है आपने और उसके फीचर्स जानते हो तो रिएक्ट पे काम करना इजी हो जाता है। जैसे कि मैंने इसमें कुछ कॉमन फीचर्स लिखे। सबसे पहला लिखा मैंने लेट कॉन्स्ट, या बहुत ज्यादा देखोगे लेट कीवर्ड और कॉन्स्ट। लेट को आप कह सकते हो कि ये वेरिएबल का इंप्रूव्ड वर्जन है जो कि ES6 में इंट्रोड्यूस किया गया। वेरिएबल में क्या था, होस्टिंग की प्रॉब्लम थी जिसको लेट ने रिजॉल्व कर दिया। इसकी डेफिनेशन नेट पे अलग अलग भी हो सकते हैं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे लगा वो मैंने आपको समझा। कॉन्स्ट क्या है, कॉन्स्ट का यूज किया जाता है जब आपको कोई ऐसा वेरिएबल बनाना है जो कांस्टेंट हो, जिसकी वैल्यू चेंजेबल ना हो, तो हम कॉन्स्ट बनाते हैं। सेकंड है आपका एरो फंक्शन। तो कुछ नहीं है, हम नॉर्मल फंक्शन को लिखते थे फंक्शन और फिर फंक्शन का नाम लिखते थे। एरो फंक्शन में इस तरीके से लिखा जाता है, फंक्शन का नाम ब्रैकेट एरो। तो आप कह सकते हो कि एरो फंक्शन जो है कुछ नहीं है, एक मॉडर्न तरीका हो गया फंक्शन लिखने का। जो हम लिखते थे फंक्शन, उसका एक नया तरीका हो गया, एक अपडेटेड मॉडर्न, थोड़ा सा नया। काम वही है, ऐसा नहीं कि काम कुछ अलग कर रहा हो या परफॉर्मेंस कुछ ज्यादा आई हो, नहीं, एक थोड़ा सा मॉडर्न हो गया कि हाँ भाई मॉडर्न कोड हो गया। थर्ड नंबर मैप, इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। लूप के तरीके से यूज करते हैं इसका हम डेटा अपडेट करने के लिए। मैप का रियल में मतलब क्या है, इसका हम यूज करते हैं एलिमेंट एरे को मॉडिफाई करने के लिए। कोई भी एरे है उसको अगर हमें मॉडिफाई करना है तो उसका यूज करते हैं मैप। मैप जो है ये एक हाइयर ऑर्डर फंक्शन है। क्या होता है हाइयर ऑर्डर, वो हम आगे देखेंगे।
जैसे यहाँ देखो एग्जाम्पल एक एरे बनाया, इसमें मैंने लिखा 1496। मैं चाहता हूँ कि जितनी भी एरे की वैल्यूज हैं इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है। अब अगर ये मेरे पे मैप नहीं होगा तो मैं क्या करूँगा, पहले तो एरे को काउंट करूँगा, फिर लूप चलाऊँगा, फिर उसके एक एक इंडेक्स को मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा और फिर उसको प्रिंट करूँगा। इतना कुछ करूँगा। जबकि यहाँ देखो कोई लूप नहीं, कुछ नहीं, सीधा इसमें लिखा एरे मैप x x इंटू 2 और फिर नया मैप रिटर्न करके दे दिया कि भाई देखो ये। तो ये होता है मैप। फोर्थ नंबर क्लास। कैसे हम क्लास बनाते हैं, तो रिएक्ट में होता है क्लास कंपोनेंट, तो वहां हमें जरूरत पड़ती है कि क्लास की नॉलेज होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट्स, कि ऑब्जेक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं या कैसे लिखे जाते हैं। इनहेरिटेंस की नॉलेज होनी चाहिए। इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस का मतलब है एक क्लास की फीचर्स को दूसरे क्लास में एक्सेस करना। एरे डी स्ट्रक्चरिंग, ये भी काफी ज्यादा यूज होता है। ये देखो है कि एरे डी स्ट्रक्चरिंग का मतलब होता है कि अपने एरे को बहुत ही सिंपल पार्ट्स में, कॉम्प्लेक्स जो एरे को सिंपलर करना, ये मीनिंग है एरे डी स्ट्रक्चरिंग का। जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल लिखा, एक एरे बनाया जिसके अंदर 3 वैल्यू हमने रखी, रेड येलो ग्रीन। उसके बाद फिर हमने एक दूसरा वेरिएबल बनाया कांस्टेंट ए बी सी इक्वल टू 4। तो इसमें क्या हो रहा है, ए के अंदर रेड आ जाएगा, बी के अंदर येलो, सी के अंदर ग्रीन। तो इस तरीके से लिखने को कि एरे को थोड़ा सा इंडेक्स वाइज ना एक्सेस करके इस तरीके से लिखना, ये एरे डी स्ट्रक्चरिंग होता है। तो जब भी आप रिएक्ट में ऐसा कुछ देखो ना, ऐसा लिखा हुआ है, तो आप समझ जाओ एरे डी स्ट्रक्चरिंग है। और अगर आपने ES6 पढ़ा हुआ है तब तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी रिएक्ट में काम करने में, क्योंकि रिएक्ट जो है ना सारे फीचर्स ES6 को यूज करता है। उसके बाद आपका है बैकटिक्स। बैकटिक्स क्या है? देखो ये एक नया तरीका है स्ट्रिंग को कॉनकैटिनेट करने का। पहले क्या होता था, देखो पहले ऐसे लिखते थे हम, यूजर इन्फो नेम प्लस थोड़ा सा स्पेस, फिर सरनेम, फिर थोड़ा सा स्पेस, फिर टेलीफोन। बिगिनिंग में ना कंफ्यूजन होती थी, ये प्लस कितने प्लस लगे हैं क्या है। नया सिंटेक्स देखो काफी क्लीन है। ये बैकटिक्स का सिंबल लगाया जो कि आपका 1 के साथ में होता है। उसके बाद हमें जो स्ट्रिंग लिखनी थी हमने लिखी, और वेरिएबल को क्या करता है, ये डॉलर करली ब्रेसिस में लिखता है। तो अगर आप इस कोड को कंपेयर करोगे ना इससे, काफी ज्यादा बेटर है। तो ये हो गया बैकटिक्स। अब देखो ऐसे ऐसी चीजें अगर रिएक्ट में यूज होती हैं तो पता ही नहीं लगेगा कि यार ये क्या लिख दिया। अगर आप ES6 को अच्छे से पढ़ते हो तो आपको एक एक चीज पता होगी, आपको दिक्कत ही नहीं होगी रिएक्ट पे काम करने में। ऐसे स्प्रेड ऑपरेटर, स्प्रेड ऑपरेटर का काम होता है, ये जो है ना अपोजिट काम करता है उसका, इसके जैसा मिलता जुलता ना एक और होता है रेस्ट पैरामीटर। स्प्रेड ऑपरेटर का काम होता है कॉपी करना, कॉनकैट करना, एरे में ना एरे की वैल्यू को कॉपी करना हो, एरे की वैल्यू में कुछ जोड़ना हो, ये काम होता है स्प्रेड ऑपरेटर से। चलते हैं हम आगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो ES6 का ना मेन कॉन्सेप्ट मैंने लिखे हैं, तो मुझे लगा कि भाई ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना तो आना ही चाहिए। उसके अलावा और भी हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन मेन आप उतना भी कर लेंगे तो इनफ है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है व्हाट इज कंपोनेंट, टाइप्स ऑफ कंपोनेंट इन रिएक्ट। सही बात। कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट जो है पीसी से, मतलब अपने कोड को ब्रेक कर देना छोटे छोटे पीसीस में, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटी छोटी फंक्शनैलिटी में, उसको बोला जाता है कंपोनेंट। और ऐसा इसलिए करता है रिएक्ट ताकि वो डिजाइन रीयूजेबल बन जाए और उसको आसानी से मैनेज किया जा सके। कंपोनेंट जो है वो दो तरीके के होते हैं,
फंक्शनल कंपोनेंट, क्लास कंपोनेंट। फंक्शनल कंपोनेंट सेम होते हैं जैसे आप जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाते हो वैसे, और क्लास कंपोनेंट सेम होते हैं जैसे आप जावास्क्रिप्ट में क्लास बनाते हो वैसे। क्लास कंपोनेंट के थोड़े अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस ज़्यादा होते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाओ, रेंडर फंक्शन यूज करो, जबकि फंक्शनल कंपोनेंट काफ़ी नीट एंड क्लीन होता है। और यही रीज़न है कि React 16 जब आया तो उसने एक तरह से कह सकते हो क्लास कंपोनेंट को साइड कर दिया, बहुत कम कर दिया, क्योंकि उसमें हुक्स फीचर को इंट्रोड्यूस कर दिया, जिसकी वजह से फंक्शनल कंपोनेंट ज़्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि इजी टू राइड है, बहुत आसानी से लिख सकते हैं और आसानी से समझ में आ जाता है, तो काफ़ी नीट एंड क्लीन कोड होता है। ये दो टाइप्स होते हैं आपके रिएक्ट में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रेंडर मेथड क्या है। रेंडर मेथड का क्लास कंपोनेंट में यूज किया जाता है डिजाइन को रेंडर करने के लिए, तो डिजाइन को ब्राउजर पे लेकर आने के लिए, ये काम होता है रेंडर मेथड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्रॉप्स। प्रॉप्स क्या है। प्रॉप्स का काम होता है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पर डेटा भेजना। जैसे मैंने लिखा, देखो, वी यूज प्रॉप्स टू पास डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अदर। इट इज लाइक अ फंक्शन आर्गुमेंट। वी पास डेटा एज ए एट्रीब्यूट एंड रिसीव एज ए आर्गुमेंट। हम डेटा पास करते हैं एट्रीब्यूट की तरीके से, जैसे HTML में एट्रीब्यूट बनाते हैं वैसे, और जब हम रिसीव करते हैं तो वैसे रिसीव करते हैं जैसे फंक्शन में आर्गुमेंट को रिसीव किया जाता है। जैसे देखो यहाँ पर ये टूल नेम, ये जो लिखा ना, ये हम एट्रीब्यूट बना रहे हैं, नेम और टूल। अब ये देखो, जब प्रॉप्स ये मैंने रिसीव किया, प्रॉप्स डॉट नेम, तो मुझे ये मिलेगा, प्रॉप्स डॉट टूल, तो मुझे ये मिलेगा। और देख रहे हो, मैंने एज ए एट्रीब्यूट पास किया और रिसीव किया एज ए फंक्शन आर्गुमेंट। तो ये तरीका है प्रॉप्स, ये है प्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रॉप्स और स्टेट के बीच में डिफरेंस बताओ। इसमें बिगिनर्स जो है काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि क्या है सर, स्टेट क्या है, प्रॉप्स क्या है। तो देखो, प्रॉप्स का सीधा सा मतलब क्या है, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट को डेटा को भेजना। और वहीं स्टेट का काम होता है सिंपल उसी सेम कंपोनेंट में डेटा को रखना, भेजने का कोई चक्कर नहीं। स्टेट इज यूज्ड टू होल्ड द डेटा इन द सेम कंपोनेंट। एक कंपोनेंट है, उसमें कोई डेटा रखा है, तो वो हो गया स्टेट। क्लास में हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं स्टेट के अंदर, और फंक्शनल कंपोनेंट में यूज करते हैं यूज स्टेट हुक। तो ये पहला डिफरेंस हो गया एकदम। सेकंड है प्रॉप्स आर इम्यूटेबल, वी कांट चेंज द प्रॉप्स वैल्यू। सही बात। देखो, प्रॉप्स की वैल्यू जो हम एज ए एट्रीब्यूट भेज रहे हैं, तो जहां रिसीव करेंगे ना, वहां पे सिर्फ हम प्रिंट करा सकते हैं, उसे चेंज नहीं कर सकते। चेंज तो वहीं से होगा जहां एट्रीब्यूट आपने बनाया। ये क्या है, इम्यूटेबल है, तो इसको चेंज नहीं किया जा सकता। वही स्टेट जो है, जो स्टेट हम रखते हैं वो चेंजेबल है। जैसे आपने कोई स्टेट बनाई, उसमें बाय डिफॉल्ट आपने कुछ डेटा रखा, और जब इवेंट अकर किया तो उसका डेटा कुछ और हो गया। तो स्टेट की वैल्यू चेंजेबल है, प्रॉप्स की वैल्यू चेंजेबल नहीं है। थर्ड नंबर फीचर है प्रॉप्स कैन बी यूज्ड इन फंक्शनल कंपोनेंट एंड क्लास कंपोनेंट। वैसे रियल में प्रॉप्स का ज्यादा यूज जो है फंक्शनल कंपोनेंट में किया जाता है, और स्टेट का ज्यादा यूज जो है वो क्लास कंपोनेंट में किया जाता है। लेकिन अब React 16 के बाद जब से हुक आया, तो स्टेट का यूज हम फंक्शनल कंपोनेंट में भी करते हैं। प्रॉप्स आर रीड ओनली, बात वही आ गई कि प्रॉप्स को हम चेंज नहीं कर सकते, और वही स्टेट जो है रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। तो अगर हम इसको मोटा मोटा देखें, तो प्रॉप्स का यूज हम करते हैं एक पेज से दूसरे पेज पे डेटा पास करने के लिए, और स्टेट का यूज करते हैं डेटा को उसी पेज पे रखने के लिए, पास नहीं करना है। प्रॉप्स का डेटा चेंजेबल नहीं है, स्टेट का डेटा चेंजेबल है। प्रॉप्स जो है ज़्यादातर फंक्शनल कंपोनेंट में यूज होता है, स्टेट जो है वो क्लास कंपोनेंट में यूज होता है, लेकिन React 16 की हुक फीचर्स की वजह से आपके फंक्शनल कंपोनेंट में यूज होता है।
तो ये डिफरेंस हो गया आपका प्रॉप्स और स्टेट के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्रॉप्स ड्रिलिंग, कि प्रॉप्स ड्रिलिंग क्या है। प्रॉप्स ड्रिलिंग जो है एक सिचुएशन है जब हम चाहते हैं पेरेंट से और लास्ट चाइल्ड पे डेटा भेजना। मतलब क्या है कि हमने कोई कंपोनेंट बनाया, नेस्टेड बनाया कि पेरेंट है, फिर उसका चाइल्ड है, फिर उसका चाइल्ड है, फिर उसका भी चाइल्ड है, ऐसे नेस्टेड कंपोनेंट बना दिया। अब मेरे को जरूरत है कि जो टॉप का पेरेंट है उससे और जो सबसे लास्ट का चाइल्ड है, नेस्टेड चाइल्ड है, उस पर डेटा भेजना है। तो रिएक्ट में क्या होता है, वन वे है, पेरेंट से एक चाइल्ड पे जाएगा, फिर उस चाइल्ड से दूसरे पे जाएगा, फिर तीसरे पे जाएगा। तो ऐसे क्या होगा, लास्ट तक पहुंचने पहुंचने बहुत सारा हमें वन बाय वन भेजना पड़ेगा। तो ये जो प्रॉब्लम हो रही है ना, वन बाय वन भेजना, इसी प्रॉब्लम को बोलते हैं प्रॉप्स ड्रिलिंग। ये जो प्रॉब्लम है ना, इसी प्रॉब्लम को बोला जाता है प्रॉप्स ड्रिलिंग। इसका सॉल्यूशन है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज करके हम इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं, मतलब इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। हम आसानी से पेरेंट से लास्ट चाइल्ड के डेटा को भेज सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्रॉप्स ड्रिलिंग। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर प्योर कंपोनेंट्स इन रिएक्ट। काफी अच्छा टॉपिक है ये, प्योर कंपोनेंट। देखो प्योर कंपोनेंट का क्या कहना है। प्योर कंपोनेंट ये कहता है कि मैं दोबारा री रेंडर नहीं करूंगा डिजाइन को अगर कंपोनेंट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है तो। देखो प्योर कंपोनेंट्स इन रिएक्ट आर द कंपोनेंट व्हिच डू नॉट री रेंडर when the value of state and props has been updated with the same value। मतलब समझ रहे हैं, एग्जाम्पल भी दे रखा है, नीचे दिखाऊंगा अभी। ये कह रहा है कि अगर कोई कंपोनेंट है, उस पे स्टेट है, प्रोप्स है, उसका डेटा चेंज नहीं हुआ, मतलब क्लिक करा या कुछ भी करा, एज इट इज है सेम, जो वैल्यू 5 मान लो a=5=6 लिखा है और क्लिक करने पे भी उतना ही है, कोई चेंज हुआ ही नहीं कंपोनेंट में, तो ये दोबारा से पूरे कंपोनेंट को रिलोड नहीं करेगा, री रेंडर नहीं करेगा। तो ये कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस हमारे एप्लीकेशन की मेंटेन कर रहा है। ये रिस्ट्रिक्ट करता है कि नहीं भाई दोबारा नहीं करना है कंपोनेंट को रिलोड। इसका एग्जांपल देखो, दिखाता हूँ। डेफिनेशन आई होप समझ में आ गई होगी। प्योर कंपोनेंट का सीधा सा मतलब है ऐसा कंपोनेंट जो हमारे डिजाइन को दोबारा री रेंडर नहीं करता अगर हमारे उस कंपोनेंट में स्टेट और प्रॉप्स की वैल्यू अपडेट करते समय अभी सेम है। देखो यहाँ पे एग्जांपल कि स्टेट में काउंटर बनाया जिसकी वैल्यू है 0 और इसने क्या करा, एक सेट इंटरवल बनाया और काउंटर की वैल्यू को 0 ही रखा और लगा दिया 1 सेकेंड कि भाई हर सेकंड काउंटर की वैल्यू 0 रहेगी। अब क्या, स्टेट तो हर बार अपडेट हो रहा है, हर सेकंड अपडेट हो रहा है, लेकिन वैल्यू 0 है। तो ऐसा नहीं है कि जितनी बार अपडेट हो रहा है उतनी बार आपका डिजाइन जो है री रेंडर होगा, नहीं, ये आपका डिजाइन को री रेंडर करेगा ही नहीं क्योंकि वैल्यू सेम है। तो इसी कॉन्सेप्ट को बोलते हैं प्योर कंपोनेंट। ये कहता है कि ऐसी सिचुएशन में ना प्योर कंपोनेंट बनाओ। अगर हम प्योर कंपोनेंट नहीं बनाते तो वो री रेंडर होता है, वो हमारी परफॉर्मेंस को स्लो करता है। तो प्योर कंपोनेंट का रोल जो है ना परफॉर्मेंस में है। अगर हमें परफॉर्मेंस अच्छी रखनी है और हम एकदम श्योर है कि हमारे स्टेट और प्रॉप्स की वैल्यू सेम ही रहेगी, चेंज नहीं होनी है, तो हम प्योर कंपोनेंट बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर हायर ऑर्डर कंपोनेंट। देखो ये जो क्वेश्चंस मैंने अरेंज करे हैं, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हो तो आप बहुत ही इजीली रिएक्ट का इंटरव्यू काफी हद तक क्लियर कर जाओगे। देखो ये क्वेश्चन है हमारा व्हाट आर हायर ऑर्डर कंपोनेंट इन रिएक्ट। हायर ऑर्डर कंपोनेंट को करने से पहले हम ये समझते हैं हायर ऑर्डर फंक्शन जावास्क्रिप्ट का। देखो वैसे है होता क्या है, हॉक जो है हायर ऑर्डर कंपोनेंट या हायर ऑर्डर फंक्शन, ये एक एडवांस टेक्निक है। इस टेक्निक में कहना यह है कि जो हम कोई कोड, कोई लॉजिक ऐसा है जिसको हमको बार बार अपने प्रोजेक्ट में यूज करना है, तो उसको रीयूजेबल बनाने के लिए हॉक का यूज किया जाता है।
हायर ऑर्डर फंक्शन का अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मैप फंक्शन जो है ये हायर ऑर्डर फंक्शन है। ये क्या करता है, ये आपसे एरे लेता है और जो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करके आपको न्यू एरे रिटर्न कर देता है। ऐसा ही है, आपने देखा भी था। ऐसे ही रिएक्ट में है। रिएक्ट में आपने क्या करा कि एक कंपोनेंट बनाया, उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, कुछ फंक्शनैलिटी आपने लिख दी और आप एक दूसरे कंपोनेंट को एज ए आर्गुमेंट ले रहे हो। अब दूसरे कंपोनेंट को एज ए आर्गुमेंट ले रहे हो और उस पे जो आपने कोड लिखा इस मेन कंपोनेंट को वो अप्लाई करके रिटर्न कर रहे हो। ये मतलब क्या है, ये क्या करता है, हायर ऑर्डर कंपोनेंट एक कंपोनेंट को एज आर्गुमेंट लेता है और उसमें कुछ चेंजेस करके रिटर्न कर देता है आपको। इस चीज को बोलते हैं हायर ऑर्डर कंपोनेंट। एक ऐसा कंपोनेंट जो कि किसी दूसरे कंपोनेंट को एज आर्गुमेंट ले और उसमें कुछ नया कुछ मॉडिफिकेशन करके वापस रिटर्न कर दे, इस प्रोसेस को बोला जाता है हायर ऑर्डर कंपोनेंट। बाकी आप प्रैक्टिकली करेंगे तब आपको और ज्यादा क्लियर होगा। मैं इसे प्रैक्टिकली करके नहीं दिखा सकता, नहीं तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। तो ये हो गया आपका हायर ऑर्डर कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेटफुल वर्सेस स्टेटलेस कंपोनेंट। बहुत सिंपल है इसका आंसर, सीधा सा है कि भैया ऐसा कंपोनेंट जिसमें स्टेट है वो हो गया स्टेटफुल कंपोनेंट। अब वो चाहे क्लास कंपोनेंट हो चाहे फंक्शनल कंपोनेंट हो, जिसमें स्टेट है वो स्टेटफुल होगा। क्लास कंपोनेंट है तो दिस डॉट स्टेट होगा, फंक्शनल कंपोनेंट है तो दिस स्टेट होगा। स्टेटलेस कंपोनेंट एक ऐसा कंपोनेंट जिसमें कोई स्टेट नहीं है, कोई डेटा नहीं है। ज्यादातर ऐसी सिचुएशन फंक्शनल कंपोनेंट में होती है, क्लास में भी हो सकती है। तो समझ में आ गया आपको। स्टेटफुल कंपोनेंट का मतलब ऐसा कंपोनेंट जिसमें स्टेट है मतलब डेटा है। स्टेटलेस एक ऐसा कंपोनेंट जिसमें डेटा नहीं है। अब वो दोनों हो सकते हैं, क्लास हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंट्रोल्ड कंपोनेंट एंड अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट। देखो क्या है, सबसे पहले अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट को समझते हैं। अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स का मतलब सीधा सा है कि भाई ऐसा कि जो कंपोनेंट हमारे रिएक्ट के स्टेट से हैंडल ना हो उसको बोलते हैं अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट। तो देखो सिंपल वे में समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने एक इनपुट बनाया। अब हम क्या करते हैं, हम एक इनपुट बनाते हैं उसी के साथ साथ उसका एक स्टेट भी बना देते हैं और फिर हम जो भी इनपुट में चेंज करते हैं वो क्या होता है, स्टेट में चेंज होता है। तो ये जो प्रोसेस ये है कंट्रोल कंपोनेंट का जो रिएक्ट करता है। अनकंट्रोल कंपोनेंट जो है ना वो आपका मिलता जुलता है जावास्क्रिप्ट से, कि आपने एक इनपुट बनाया, अब जो भी कुछ करना है आपने आईडी के थ्रू सेलेक्ट किया फिर जाके डोम में चेंज किया। तो ऐसी अनकंट्रोल कंपोनेंट का क्या है, अनकंट्रोल कंपोनेंट ऐसा कंपोनेंट होता है जिसका स्टेट से कोई लेना देना नहीं है, जो स्टेट के थ्रू मेंटेन नहीं होता, हैंडल नहीं होता, ये डायरेक्टली डोम से मैनेज होता है। तो इसमें सर डेटा कैसे निकालेंगे, अनकंट्रोल कंपोनेंट में डेटा निकालने के लिए, डेटा को गेट करने के लिए हम यूज करते हैं यूज रेफ का यूज करते हैं। रेफ का यूज किया जाता है अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट से डेटा को निकालने के लिए। और कंट्रोल कंपोनेंट तो आपको पता ही है, कंट्रोल कंपोनेंट जो बाय डिफॉल्ट हम देखते हैं, कंट्रोल कंपोनेंट का मतलब है जो स्टेट पे डिपेंडेंट है, ये चेंज होगा तो वो भी चेंज होगा, उसको कुछ लिखा तो चेंज हो जाएगा। मतलब जो स्टेट से हैंडल हो रहा है ना वो हो गया कंट्रोल कंपोनेंट, और जो स्टेट से ना हैंडल होकर डोम से हैंडल हो रहा है वो हो गया अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट। ठीक है, ये एग्जांपल दिया देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर हुक्स। हुक्स क्या है, देखो हुक्स जो है एक फीचर है रिएक्ट का। हुक्स आर द फंक्शंस ऑफ रिएक्ट, और एक फीचर्स बोल सकते हो
जो कि रिएक्ट 16 के बाद आया। हुक को इंट्रोड्यूस करने का पर्पस ये था कि जो लाइफ साइकिल मेथड था क्लास के अंदर, कंपोनेंटेड माउंट अपडेट, उससे छुटकारा पाना, उसके लिए हुक्स को इंट्रोड्यूस किया गया कि हमारा कोड ज़्यादा से ज़्यादा इजी हो सके। मतलब आप ये कह सकते हो कि जो काम हम क्लास में करते थे वो सारे काम हम हुक का यूज करके फंक्शनल कंपोनेंट में कर सकते हैं। ये होता है हमारा हुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी आप कुछ बने बनाए हुक बता दीजिए जो बहुत ज्यादा यूज होते हो प्रोजेक्ट में। तो इसके लिए देखो, सबसे पहला हुक है यूज स्टेट, जिसका हम यूज करते हैं स्टेट को होल्ड करने के लिए, डेटा को रखने। सेकंड है यूज इफेक्ट, जिसका हम यूज करते हैं एपीआई कॉल करने के लिए। जब भी हमें एपीआई कॉल करनी है तो हम यूज करते हैं यूज इफेक्ट। थर्ड नंबर है यूज कॉन्टेक्स्ट। यूज कॉन्टेक्स्ट का हम यूज करते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई के लिए। फोर्थ नंबर है यूज रिड्यूसर, इसका हम यूज करते हैं रीडक्स लाइब्रेरी जब हम यूज करते हैं तब। यूज रेफ का हम यूज करते हैं जब हमें अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट से डेटा को गेट करना हो। यूज मेमो का हम जब यूज करते हैं जब हमें कैसे क्रिएट करनी हो और कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस हाई रखनी हो, तो यूज मेमो का यूज किया जाता है। ये कुछ मेन हुक्स थे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने रखे, जो कि आपको पता होने चाहिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया अब इवेंट से रिलेटेड कि इवेंट क्या है और रिएक्ट में जो इवेंट है वो हम कैसे लिखते हैं। तो इवेंट क्या, इवेंट एक एक्शन है जो कि ट्रिगर होता है जब हम कोई क्लिक करते हैं, माउस ओवर करते हैं। इस चीज को बोलते हैं इवेंट, कि हमने माउस क्लिक किया तो हमने एक इवेंट किया, उस पर कुछ एक्शन परफॉर्म होगा। हमने पेज लोड किया तो कुछ ना कुछ होगा। जब भी हम कोई इवेंट करता है तो उसमें कुछ ना कुछ एक्शन जरूर परफॉर्म होता है। जैसे कि देखो इसमें कैसे लिखते हैं रिएक्ट में इस तरीके से लिखा जाता है कि ये तो फंक्शन हो गया हमारा उसका कंपोनेंट का, उसके अंदर रिटर्न से पहले एक फंक्शन हमने बनाया, फंक्शन का नाम दे दिया हमने जो भी देना था, हैंडल क्लिक। इसको कॉल कराते समय ना ये ध्यान रखना होता है, यहाँ पे कैमल केस में लिखते हैं, यहाँ पे हम नॉर्मल ऑन क्लिक नहीं लिखते, यहाँ पे कैमल केस लिखा जाता है। तो इस तरीके से हम रिएक्ट में इवेंट बनाते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जी ये बताइए हम स्टेट कैसे चेंज कर सकते हैं बटन के क्लिक पर। देखो ये बहुत मतलब रेयर टाइप का क्वेश्चन है, कोई करवा के देख भी सकता है, कोई नहीं भी पूछेगा। कोई कुछ ऐसे ऐसे आपको बोल देंगे कि काम करो यार, इसके बटन के क्लिक पर ना चेंज करके दिखा दो, बस मतलब चेक करने के लिए कि आपको इवेंट आता है कि नहीं आता। तो सिंपल है, देखो रिएक्ट में सीधा सा है, जब आप इवेंट यूज कर रहे हो ना तो उस इवेंट पर कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेंज होगा। इसमें ना आप ऐसा नहीं है जावास्क्रिप्ट का इनर एचटीएमएल ढूंढने लग जाओ, वो नहीं चलेगा, क्योंकि वो रियल डॉम के फंक्शन थे और यहाँ वर्चुअल डॉम होता है, यहाँ स्टेट चेंज होता है। तो यहाँ देखो क्या है, यहाँ पे दो स्टेट बना है, नेम ईमेल। तो ये क्या होता है, जैसे आप टाइप करेंगे ना तो ये नेम चेंज हो जाएगा, ईमेल चेंज हो जाएगा और उसको साथ ही साथ प्रिंट भी कर देगा। ये देखो है ना, सेट नेम सेट ईमेल। तो सिंपल सा है, इस तरीके से स्टेट चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ टू चेंज सीएसएस यूजिंग ऑन क्लिक इवेंट। कि भाई सीएसएस का कैसे चेंज करेंगे हम, कोड तो समझ गए, स्टेट चेंज कर दे, लेकिन सीएसएस भी वैसे ही करेंगे, स्टेट से ही करेंगे।
रिएक्ट में क्या है, ये ना ये आपसे पूछेंगे, हम प्रैक्टिकली ज्यादा करा के दे, बोले हम प्रैक्टिकली करके दिखा दो, सिंपल करके दिखा दो, क्लिक पे सीएसएस बदल के दिखा दो। असल वो देखना चाहते हैं कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है कि नहीं। तो देखो सेम है, यहाँ पे भी हमने क्या करा, एक स्टेट बनाया, कलर, सेट कलर, स्टेट बनाया। तो इसमें क्या हो रहा है, जब हम क्लिक करते हैं तो वो सेट कलर में वैल्यू चेंज कर देता है, जिसको हमने यहाँ प्रिंट कर दिया। मतलब क्या है, आप स्टेट में आप जो मर्जी रखो, सीएसएस की प्रॉपर्टी रखो, सिंपल नाम रखो, स्टेट में जो मर्जी रखो, और यहाँ पे जब इवेंट यूज हो उसको आप स्टेट को चेंज कर दो। तो ये हो गया, इस तरीके से आप सीएसएस को भी चेंज कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लेजी लोडिंग। देखो लेजी लोडिंग का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कोड को स्प्लिट करना, और कोड को जब लोड करना जब हमें जरूरत हो। लेजी लोडिंग का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि कोड को जब लोड करो जब हमें जरूरत हो। ऐसा नहीं है कि पेज लोड हो रहा है तो सारे कंपोनेंट लोड कर दिए, नहीं, उतने कंपोनेंट करो जितने की जरूरत है। ये डिसाइड होता है लेजी लोडिंग से। जैसे देखो इसमें लिखा है, लेजी लोडिंग इज अ डिजाइन पैटर्न, it allows you to load parts of your application on demand to reduce the initial load time. For example, you can initially load the component and modules related to user login and registration. Then you can load the rest of the components based on user navigation. मतलब अपने कंपोनेंट को हिसाब से तरीके बाय तरीके से लोड करना, जरूरत के अकॉर्डिंग लोड करना, ये कॉन्सेप्ट है आपका लेजी लोडिंग का, और इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है परफॉर्मेंस में। जैसे लिखा है देखो, यू माइट नॉट फील मच डिफरेंस व्हेन यूजिंग लेजी लोडिंग फॉर स्मॉल स्केल एप्लीकेशन। अगर आप छोटी वेबसाइट में जहाँ 4-5 पेज है, बहुत कम कंपोनेंट है, वहां पे अगर आप लेजी लोडिंग यूज करेंगे तो कुछ खास फर्क नहीं दिखेगा। लेकिन अगर किसी बड़ी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे नेस्टेड कंपोनेंट है, बहुत सारे कंपोनेंट से काफी डेटा चेंज हो रहा है, तो ऐसी जगह पे ना लेजी लोडिंग कामयाब है काफी ज्यादा। इसके देखो एडवांटेजेस पे लिखे, वही चीज है। एडवांटेजेस में क्या है, कहाँ गया क्वेश्चन। एडवांटेजेस में देखो, रिड्यूसेस इनिशियल लोडिंग टाइम बाय रिड्यूसिंग द बंडल साइज। सही बात है भाई, लोडिंग टाइम जो है वो कम से कम करेगा। ब्राउजर पे वर्कलोड कम करेगा, क्योंकि पहले ही बता रहे कि भाई इतना लोड करो फिर इतना करो, इजीली तरीके से। उसके बाद आपके एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस, जाहिर सी बात है जब एक बार में सब लोड नहीं हो रहा है, धीरे धीरे लोड हो रहा है, तो हमारे एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस जो है वो अच्छी होगी। लो बैंडविड्थ सिचुएशंस इम्प्रूव्स यूजर एक्सपीरियंस। जाहिर सी बात है कि अगर फास्ट लोड हो रहा है, आपकी एप्लीकेशन फास्ट लोड हो रही है, वेबसाइट फास्ट लोड हो रही है, तो यूजर का एक्सपीरियंस काफी अच्छा होगा कि भाई बहुत अच्छी वेबसाइट है, बहुत अच्छी एप्लीकेशन। ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूजेस, क्योंकि हम तरीके से वन बाय वन चीजों को अपलोड कर रहे हैं तो वो रिसोर्स भी कम से कम यूज करेगा। अगर हम सब एक ही बार में अपलोड कर देते तो वो रिसोर्स ज्यादा यूज करता है। तो ये इसके एडवांटेज है। डिसएडवांटेज भी है इसके कुछ। पहला डिसएडवांटेज है कि जी ये स्मॉल स्केल एप्लीकेशन के लिए सही नहीं है। ठीक बात है। प्लेस होल्डर जो है कैन स्लो डाउन क्विक स्क्रॉलिंग, स्लो डाउन करेंगे कहीं ना कहीं, मतलब होता है ना कि स्क्रॉल जल्दी जल्दी करते हैं, जल्दी स्क्रॉल नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। रिक्वायर्स एडिशनल कम्युनिकेशन विद द सर्वर टू फेच रिसोर्सेज, कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडिशनल कम्युनिकेशन हो गया कि अच्छा सर्वर से कि लोड करो फिर लोड करो, तो इसी को कह रहा है कि एडिशनल कम्युनिकेशन हो गया। कह रहा है कैन अफेक्ट एसईओ एंड रैंकिंग। देखो जो लार्ज स्केल एप्लीकेशन है उसको एसईओ और रैंकिंग से कोई मतलब ही नहीं है। अमेजोन को कोई सर्च करके थोड़ी खोलता है, ऐसे कोई ऐसे थोड़ी लिखता है कि ये प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट।
उसमें एसईओ थोड़ी ही है, वो तो नाम से खुलता है। तो बड़े प्रोडक्ट्स में कहीं ना कहीं एसईओ को उतना ध्यान भी नहीं दिया जाता, और अगर है ऐसा तो थोड़ा इफेक्ट तो करेगा। देखो, अगर हम चीजों को लोड कर रहे हैं, वन बाय वन लोड हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एसईओ पे इफेक्ट करेगा। कैसे यूज करते हैं? देखो, लेजी लोडिंग यूज करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सस्पेंस को यूज करना होता है। एग्जाम्पल देखो, बिना लेजी लोड का आप ऐसे इंपोर्ट करते हो कोई भी कंपोनेंट, इंपोर्ट कंपोनेंट का जो नाम देना चाहते हो फ्रॉम जहां पे आपका कंपोनेंट है, इसका कहना आप ऐसे मत करो, ऐसे करो react डॉट लेजी इम्पोर्ट और कंपोनेंट, और फिर उसको सस्पेंस के साथ यूज करो। सस्पेंस मतलब क्या है कि पहले दिखाएगा प्लीज वेट, या फिर कोई भी लोडर या कुछ भी आप लगा सकते हैं कि पहले लोड होगा, उसके बाद फिर आपका कंपोनेंट ओपन होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज रिडक्स? रिडक्स क्या है? देखो, रिडक्स से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन फ्रेशर से नहीं पूछे जाते, क्योंकि रिडक्स जो, देखो पहले रिडक्स समझ लेते हैं। रिडक्स जो है वो स्टेट मैनेजमेंट टूल है, एक लाइब्रेरी है जिसके थ्रू हम स्टेट को मैनेज करते हैं। स्टेट मतलब डेटा। जब हम बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तब हमारे पास बहुत सारा डेटा होता है। अब उस डेटा को आसानी से इफेक्टिवली मतलब तरीके से मैनेज करना, उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है रिडक्स। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एडमिन पैनल बनाना है डायनामिक वेबसाइट के लिए, सीएमएस टाइप, तो रिडक्स यूज करना चाहिए। कोई एप्लीकेशन बनाने में कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, मतलब आपको जहाँ लगे ना कि यार यहाँ तो बहुत ज़्यादा डेटा है और उसको आसानी से तरीके से मैनेज करना है, तो वो होगा रिडक्स से। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज रिडक्स थंक? भाई रिडक्स थंक क्या है? देखो क्या है, बाय डिफॉल्ट जो रिडक्स है वो एक्शंस जो है ना उसको डिस्पैच करता है सिंक्रोनसली। देखो, जावास्क्रिप्ट का कोड जो है या रिएक्ट जो दो तरीके से लिखा जाता है कोड, सिंक्रोनसली और एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस का मतलब है सीक्वेंस वाइज कोड को रीड करेगा। एसिंक्रोनस में क्या होता है, एपीआई कॉल वगैरह के वेट करेगा कि जब रिस्पॉन्स मिले तब तक वेट करेगा। तो रिडक्स में जो एक्शंस डिस्पैच होते हैं ना वो सिंक्रोनसली होते हैं, मतलब अगर हम उसमें एपीआई वगैरह कॉल कराएंगे ना, प्रॉब्लम करेगा वो, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है रिडक्स थंक। रिडक्स थंक का काम है कि जो रिडक्स के एक्शंस को डिस्पैच करना है एसिंक्रोनसली, तो वो तरीके से कर सके, आसानी से कर सके। ऐसे करने के लिए ना देखो, दो लाइब्रेरी है, दो मिडलवेयर लाइब्रेरी है, रिडक्स थंक और रिडक्स सागा। सागा का भी काम सेम है, लेकिन लिखा है रिडक्स थंक इज अ मिडलवेयर that lets you call action created the returns a function instead of an object। आप सीधा सीधा मतलब समझो यार, इसने तो बहुत लिख दिया। सीधा सीधा मतलब है कि जो रिडक्स में एक्शन डिस्पैच हो रहा था सिंक्रोनसली, उसको एसिंक्रोनसली करना, ये काम करेगा आपका रिडक्स थंक, रिडक्स सागा। मतलब कह सकते हो कि रिडक्स में अगर आपको एपीआई वगैरह कॉल करानी है बड़े इजीली और तरीके से, तो हमें रिडक्स थंक की जरूरत पड़ेगी, रिडक्स सागा की जरूरत पड़ेगी। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंस बिटवीन रिडक्स एंड फ्लक्स। देखो, फ्लक्स जो है एक आर्किटेक्चर है और बहुत सुटेबल है किसी एप्लीकेशन, कोई बड़ी एप्लीकेशन इंटरफेस के लिए। फेसबुक जो है वो फ्लक्स एप्लीकेशन आर्किटेक्चर यूज करता है क्लाइंट साइड वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए। रिडक्स जो है वो ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है और इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड विद लाइब्रेरीज रिएक्ट एंगुलर। ये बहुत कॉमन है, रिएक्ट के साथ यूज होती है, एंगुलर के साथ भी यूज होती है। इनमें मेन डिफरेंस देखो समझ लेते हैं। फ्लक्स जो है ये फेसबुक के टीम द्वारा डेवलप किया गया, फेसबुक ने डेवलप किया, और रिडक्स एक अकेले बंदे ने डेवलप किया, डैन एब्रामोव एंड दो बंदों ने करा, एंड एंड्रयू क्लार्क। इसका स्टेबल रिलीज 2016 में हुआ था, इसका 2017, यानी कि आप कह सकते हो फ्लक्स जो है पहले रिलीज हुआ था। और फ्लक्स में जो कमियां रह गई है, जो लगा, तो वो रिडक्स ने उसे शॉर्ट कर दिया, इजी कर दिया थोड़ा।
इनिशियल रिलीज इसका हुआ था 2015 में और इसका हुआ था 2011 में। इनिशियल रिलीज रिडक्स पहले कर गया था। फ्लक्स में देखो आप मल्टीपल स्टोर बना सकते हो, रिडक्स में एक ही स्टोर बना सकते हो। फ्लक्स में जो डिबगिंग जो है सिंपल है डिस्पैचर के थ्रू, और वहीं रिडक्स में डिबगिंग बहुत फास्ट है क्योंकि एक ही स्टोर होता है। ये कुछ डिफरेंस है, ये रेयर है, मतलब कोई पूछता भी है कोई नहीं भी पूछे, क्योंकि फ्लक्स उतना भी होता नहीं, रिडक्स यूज करते हैं बंदे, ये ज़्यादा इजी है, मल्टीपल स्टोर्स वगैरह बनाने की जरूरत पड़ती नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिल्ड फाइल कैसे बनाते हैं रिएक्ट, ये भी पूछ लेता है कोई, बोलेगा जी बिल्ड फाइल बना के दिखा दो कैसे बनाते हैं। तो सिंपल है जी, बिल्ड फाइल क्या है? बिल्ड फाइल है कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, उसको लाइव करना है, क्योंकि रिएक्ट की फाइल ऐसे लाइव नहीं होती कि पूरा बनाया और जिप बना के अपलोड कर दिया नॉर्मली सी पैनल पर, नहीं है। रिएक्ट की फाइल अपलोड होती है उसकी बिल्ड फाइल बनाकर, EXE टाइप कह सकते हो। तो बिल्ड फाइल बनाने के लिए हम कमांड यूज करते हैं npm run build। तो ये कुछ मेन क्वेश्चंस थे रिएक्ट के मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। अगर आपका कोई सजेशन है या कोई कमी रहती है इस वीडियो में कहीं पे, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।